को हम लोग उनको चाचा बोलते अच्छा। और घर पे आते थे, पारिवारिक जैसे थे, जी तो घर पे आते थे। उसी तरह हमारे रांची शहर में राधा कृष्ण जी थे, वो भी पारिवारिक थे। वो मैं उनका बहुत ही लाडला बच्चा था और उससे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। इसके अलावा बहुत सारे गुरु मिलते चले गए, हर गुरु को नमन किया, हर गुरु से सीखा। ठीक बात। प्रवृत्ति आज भी है, आज भी मैं अपने को शिक्षक मानता, मैं अपने आप को शिष्य ही मानता हूँ, विद्यार्थी। ही मानता हूँ सही बात। और उसी तरीके से पढ़ाता भी हूँ स्टूडेंट को। बहुत सुंदर। तो जो सानिध्य मिले या जो परिवेश मिला वो आपको प्रेरणादायक रहा? परिवेश तो एक तो घर का परिवेश हो गया, जी। जो बाहर का परिवेश मिला वह भी वैसा ही उम्दा मिला। वाह। और आप जो देखते हैं कि मेरी यात्रा जैसे शुरू हुई, मैंने आपको बताया था कि बाल कहानियों से शुरू हुई, उसके बाद मैं वयस्क कहानियों पर गया, मैंने कार्टून हजारों की संख्या में बनाए, अखबारों में काम कर। ओह रियली? हाँ। और जो माहौल बनता गया, वातावरण जो बना, देश काल जो उसको हम बोलते हैं वातावरण, वह जो बना, हर दिन विसंगतियां बढ़ती गईं, समय के साथ विसंगतियां बढ़ती चली। जी जी। पुरानी विसंगतियां जस की तस बनी रही, परंपरागत विसंगतियां जस की तस बनी रही, जैसे जातियों के संबंध में हो जाए, दलितों के संबंध में हो जाए, इनमें भी विकास हुआ। समाज जोड़ने का व्रत लिया था किसी जमाने में, आजादी के पहले हर ग्रुप ने, जिसने भी आजादी के संग्राम में हिस्सेदारी की, 1857 से लेकर अब तक, आजादी के पहले 1947 तक। जी। उस बाद की प्रक्रिया जो शुरू हुई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें वोट की राजनीति के कारण समाज बढ़ता चला जी। जाति के आधार पर, बाद में धर्म के आधार पर, उसके बाद भाषा के आधार पर, उसके बाद कपड़े के आधार पर, दाढ़ी वारे के भी आधार पर बढ़ता चला गया। तो इस तरह से समाज में जो बंटवारा हुआ, जो विभेद पैदा हुए, उसने मुझे व्यंग की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। और रांची में व्यंग का एक तरह से किसी जमाने में राजधानी था, जब रामचंद्र जी जीवित थे, हरिशंकर प्रसाद जी आते थे, श्रीलाल शुक्ल आते थे, सारे लोग आते थे यहाँ। तो उन लोगों को भी सुनने का मौका मिला, उन लोगों से भी परिचय रहा, तो बहुत कम रहा। लेकिन जब वो आए तभी, चूंकि मेरे पास में जाने के पैसे नहीं होते थे ओह। कहीं भी। तो पहली रचना आपकी कब प्रकाशित हुई सर? पहली रचना मेरी आर्यावर्त में प्रकाशित हुई थी, मैं समझता हूँ कि 1960-61 में, तुलसीदास जी पर एक कविता थी, तुलसी जयंती के अवसर पर। उसमें दिनकर जी ने तुलसी पर बहुत सारी अपनी रचनाएं सुनाई थी, तुलसी साहित्य पर उन्होंने बोला भी था। वो कविता मुझे ठीक से याद नहीं है और उसकी कटिंग भी मेरे पास में है नहीं। तुलसी में मेरे शीर्षक मुझे याद है, तुलसी तेरे आंगन में, यही कविता का शीर्षक था। तो उसके उनके आंगन में जितने भी फूल खिले, साहित्य के शब्द खिले, प्रेम के, स्नेह के, करुणा के, वो सब मैंने लिखे थे उसमें। जी। वो मेरे पास उपलब्ध नहीं। उपलब्ध नहीं। बाद में उसी अखबार में मैंने काम भी किया। अच्छा। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पहली रचना जो प्रकाशित हुई वो कविता थी, काव्य से। हाँ, आमतौर पर आप देखेंगे अमूमन सारे साहित्यकार पहले कविता शुरू। हाँ, यही चीज मैं कहने जा रहा था कि हाँ, कि कविता से ही ज्यादातर साहित्यकारों ने अपना काव्य रचना या साहित्य लेखन शुरू किया। लेकिन आपने तो कविता के साथ साथ बहुत सारी विधाओं में काम किया है। तो कौन कौन सी विधाएं आपको कैसे खींच के ले गईं? उसके पीछे बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण तो आर्थिक कारण था, जो काम मिल जाए, जिस काम से पैसा मिल जाए, वो काम करना, और साथ साथ समाज सेवा करना, इसमें किसी से चंदा नहीं देना। ये दोनों विपरीत दिशा के सोच रहा मेरा। मेरी चेतना जो कहती थी मुझे कि समाज सेवा करेंगे तो अपनी ताकत से करेंगे जी, अपनी अपने 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 कमाए हुए पैसे से करेंगे, हार्ड अर्न मनी से करेंगे। और दूसरा, ऐसे मेरे बच्चे बड़े हुए, उस समय मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि पत्रकारिता का जो युग था वो खत्म हो गया। उसके बाद जो युग आया है ना,
वह युग पत्रकारिता का नहीं था और नहीं है अभी भी। वह युग है प्रोपेगेंडा का, जो समाचार के विपरीत होता है, जी एकदम है, दोनों में कोई संबंध नहीं। तो मैं उसको मैच नहीं कर पाया। अब जब संपादक बुला के कहे कि इस मिनिस्टर के पक्ष में लिखो, उस मिनिस्टर के विरोध में लिखो, इस मिनिस्टर के इस गवर्नमेंट के पक्ष में लिखो, और अखबार में विज्ञापन भी छप जाए, जो विज्ञापन व्यक्तिगत रूप से कॉरेस्पोंडेंट को जाना था, वो अगर विज्ञापन के रूप में अखबार में छप जाए तो आप क्या समझेंगे? आर्यावर्त में छप गया था कि संवाददाता किसके किसके विरुद्ध नहीं लिखेंगे। ओ अच्छा। तो ये मजाक हुआ था, और उस मजाक के बाद मुझे लगा कि पत्रकारिता करना अब समय नहीं रह गया पत्रकारिता करने का, क्योंकि हम लोगों ने जो पत्रकारिता की थी वो पैसे के लिए नहीं की थी। जो पहला वेतन मुझे मिला था वो 350 रुपए का था। उस समय 350 रुपए में घर बढ़िया से चल जाता था। और बाद में जो दूसरा वेतन जो मुझे मिला वो 1800 रुपए का मिला। 2,000 रुपए का वेतन था, उसमें 200 रुपए कट जाते थे कुछ कुछ चीजों के, वो 1800 मिलता था। उसमें 800 रुपया घर का रेंट चलाता था, 1000 में घर चलाना और माँ बाबूजी को देखना, ये भी था। अच्छा। लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ दी, उस समय तक मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बड़े हो गए थे, स्कूल में। तब मैंने कहानियां लिखनी शुरू की, बच्चों की कहानियां। मैंने देखा कि नंदन में कहानी लिखूंगा 250-300 रुपये आ जाते हैं, और भी बहुत सारे चंपक थे, ये थे वो थे, बहुत सारी बालक में भी हमने लिखा बहुत पहले। तो बालक वाले प्रति मेरे पास कारी के तौर पर आपने बच्चों के लिए भी स्केचेस बनाए या कहानी लिखी, चित्र? हाँ, स्केचेस बनाए, कहानियां लिखी। और चूंकि मेरा जो प्रदेश है वो कला से जुड़ा हुआ प्रदेश है, यहाँ हर बच्चा जन्म से ही जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, बिना किसी के बताए नगड़ा बजाना, ढोल मांदर बजाना, गाना नाचना, ये सब सीख जाता है। यहाँ एक ही सरगम पर सारे लोकगीत गाए जाते हैं। तो इस तरह से, और इसलिए झूमर है, मर्दाना झूमर है, ये है वो। हम लोग कहते थे कि हम लोग सावन भादों में जब हम लोग जाते थे, सरना हम लोग कहते हैं, नृत्य स्थल आप कह लीजिए उसको, या पूजा का स्थल कह लीजिए, तो वहां हम लोग जमीन धान देते थे, या खेत में जब नृत्य करते थे, धान के खेत में धान बोने के पहले जो नृत्य करते थे, खुशी में कि वर्षा हो गई है, अब हम लोग बुआई करेंगे, तो हम लोग खेत को धान देते थे। अच्छा। तो में भी हम लोगों का रिदम होता था। अच्छा। सीधे उसको पैर से कर रहे हैं, धांगते थे उसको। तो धांगने का जो अर्थ है, उसमें से आवाज निकलती है ना खेत में धांगते समय, उस आवाज में भी गीत होता है, संगीत होता है। और प्रकृति और मांदर का आवाज देखेंगे, जब नगड़ा बजता है, बादल की आवाज जो होती है, ध्वनि जो होती है, बिजली की जो चमक होती है, वह भी आपको नृत्य में दिख जाएगी। ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर, उस कारण से कला का मेरेपन में रहा। और अगर मैं आपको अपने नागपुरी स्वरूप को दिखाऊं, तो मेरे उस समय लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। मित्रानंदन पान जी की तरह? तो नहीं, पंत जी की तरह ही, लेकिन ये यहाँ के, ये आप देख सकते हैं। सही बात है, काफी लंबे बाल हैं। मेरी किताबें जो मेरे झारखंड की हैं, यहाँ कला संस्कृति में से बिरसा भगवान हो गए, बिरसा मुंडा जी, हाँ। नाटक है, और नाटक है 3.5 घंटे का नाटक है। दिल्ली में भी वो नाटक जाकर के हुआ, जब वाजपेयी सरकार में थे, तब सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन ने किया था। अच्छा। इस तरह से जो भी काम मिला लिखने का, चित्रकारी का काम मिला। गणेश जी की तस्वीरें बड़ी बिकने लग गई थी किसी जमाने में, तो मैं यहाँ से आके मुंबई भेज देता था, वहां से मुझे जो पैसा आता था वो घर में लगता था, रसोई में, पढ़ाई में। और हमारे यहाँ का फॉर्मूला था, पहले किताब की जरूरत है तो किताब खरीदो, बाद में चावल खरीदा जाएगा। ठीक बात। लेकिन इतनी सारी विधाओं में काम करते हुए आपको जुड़ाव किससे ज्यादा महसूस हुआ? मेरा जुड़ाव देखिए, सीधी सी बात है, समाज से। समाज का आस्वाद करके ही तो हम लिखते हैं ना। तो जब हमको आस्वाद करने के बाद जो मैटर आ रहा है, जो चरित्र आ रहा है, वो कहानी के लिए उपयुक्त है, तो कहानी में जाएगा वो जो आस्वाद किया हुआ मेरे पास में तत्व है, वो कहानी में जाएगा। कहानी के तत्व मैं जानता हूँ कि क्या क्या होते हैं। उपन्यास का तत्व जो आएगा तो उपन्यास में जाएगा। अच्छा।
जब व्यंग के तत्व आएंगे तो व्यंग में जाएगा, हम राजनीति देखें या हम अफसरशाही देखें या हम तुलना करें प्रखंड में जो कार्यालय होता है, ब्लॉक ऑफिस का कार्यालय और परिसर होता है, और उसके जितने चारों ओर के गांव हैं, तो आपको एक इंडिया दिखेगा प्रखंड परिसर में, ब्लॉक ऑफिस में, और बगल में आपको भारत दिख जाएगा। जिसके विकास के लिए प्रखंड के अधिकारी आते हैं, शुरू में बहाल होकर के आते हैं, नए नए नियुक्ति करके आते हैं, उस समय उनके पास में वही सही साधारण सा कपड़ा होता है, साधारण सा चप्पल जूता होता है, साधारण सा पैजामा कुर्ता होता है। लेकिन जल्दी ही जिस गांव के विकास के लिए आते हैं उसका तो विकास नहीं होता, लेकिन कोट वगैरह सज जाता है, टाई लग जाता है, जूता चमकने लग जाता है, उनकी बोल बदल जाती है, हो जाती है। तो उसको भी मैंने बहुत बार लिखा। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जी सर। जब वो सच्चा वाकया है जो मैंने लिखा, बाद में गगनांचल में हरीश भाई ने छापा उसको। तो उसमें वाकया ये था कि चूंकि हम लोगों के यहाँ किस्सा करने की भी परंपरा है, इसलिए हमारे जो भी उपन्यास होता है किस्सा गो शैली में होता है। जैसे पहले जमाने में हमारे यहाँ भी जो कथा लिखी जाती है, महाभारत है, तो उसमें बहुत सारे किस्से हैं, किस्सों के बाद किस्से निकलते जाते हैं जी। तो किस्सा गो शैली यहाँ पर है। तो उस शैली का मैंने नवकरण किया और उसी शैली में मैंने अपना पहला उपन्यास लिखा, एक कालखंड की यात्रा। जी। क्या है कि आप फ्रेम दर फ्रेम देखते जाएं, हमने जो तलाश, उसमें जो मुख्य तलाश है मेरा, प्रेम और करुणा जी, कि मैं क्यों नहीं प्रेम की कहानियां लिख पा रहा हूँ। उसमें जो वाचक है किस्सा को, वो मैं स्वयं। क्यों नहीं प्रेम है समाज में कि हम प्रेम की कहानी लिख सकते। राजेंद्र यादव ने एक बार कहा मुझको बोकारो में, मैं पत्रकार के रूप में गया था, हम तो प्रेम की कहानी क्यों लिखेंगे, वासना की कहानी। वासना का चित्रण किया उन्होंने। तो इस तरह मैंने देखा जो शहरी मानसिकता के जो लेखक थे और हमारे जैसे जो लेखक थे, जो मैं आपको बता रहा था, तो एक पहाड़ के चारों तीन तरह से पहाड़ है, बीच में एक गांव है, छोटा सा गांव है, और उस गांव की संख्या मुश्किल से हम समझते हैं आबादी जो होगी 300-400 लोगों की होगी। तो सड़क विकास की योजना आई, सड़क बनेगा तो कमीशन भी ऊपर तक जाएगा। सड़क बन, पहाड़ तक के गांव पर पहुंचने के लिए सड़क बन गई। बड़ी अच्छी बात थी, सड़क बन गई। सड़क बन गई तो बीडीओ साहब का जीप पहुंचने लग गया, सीओ साहब का जीप पहुंचने लग गया, और गांव में बकरियां घटने लग गई, मुर्गियां घटने लग गई, और बच्चे जाते थे खुदाई हो गए उनके यहाँ। उसके बाद थाना भी खुल गया वहां पर। फिर तो गांव में कितने लोग चोर हैं, कितने लोग बदमाश है, कितने लोग शंका की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। इस तरह से जो विकास जो हुआ, उस विकास के बाद पुलिस की जीप जाए तो वही हालत। जो श्रम अधिकारी हैं जिनका काम है देखना कि बाल बच्चे जो है सो वो नौकरी न करें और कठिन काम न करें, उनके यहाँ भी दाई नौकर के रूप में बच्चे पहुंच गए, जो स्कूल जाते थे 10-11 किलोमीटर पैदल चल करके, पहाड़ी रास्ता लांगते, नदी लांगते चले जाते थे, छोटी छोटी पहाड़ी नदियां होती हैं जी। वो सब बंद हो गया और केंद्र बन गया विकास का ब्लॉक परिसर। विकास का सारा धन का 60% विकास का जो धन था, 60% ब्लॉक ऑफिस में, और उसका जो 20% था पहले ऊपर जाता था। अब ब्लॉक का प्रतिशत घट गया है, ऊपर जाने वाले का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो अब विकास की जो प्रक्रिया देख रहे हैं, इसमें आप क्या लिखेंगे? व्यंग्य तो लिखेंगे, व्यंग्य लिखेंगे। पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, किसानों का ह्रास हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और पैसे पूंजीपतियों के जेब में बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप सरकारी डाटा देखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि कॉमन आदमी के पास में बहुत कम पैसा है, और जो 1% आदमी है उनके पास में जो हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसका अधिकांश हिस्सा उन्हीं के पास है। वही किया है 1% लोग। बाद बाकी लोग भारत में रहते हैं, उसमें से कुछ अपने को अमीर समझते हैं, अमीर है नहीं। सही बात है।
तो इन्हीं सारी चीजों से मुझे लगता है कि अब व्यंग्य विधा के प्रति आपका जो जुड़ाव है बढ़ता गया। हाँ, निश्चित रूप से बढ़ता गया। व्यंग्य हमने सबसे अधिक लिखा है, उसके बाद मैंने बाल कहानियां लिखी हैं, उसके बाद कहानियां लिखी हैं, नाटक भी हमने बहुत लिखे हैं। नाटक में अधिकांश मेरे व्यंग्य नाटक हैं। जैसे मैडम शाह के अफसाने। मैं जब भी कोई चीज बनाता हूँ, लिखता हूँ, मेरी पांडुलिपि लिखने का जो तरीका है वो बहुत खूबसूरत ढंग से मैं प्रस्तुत करता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मन की खिड़की का है, ये पांडुलिपि है। ये 4 आपने बनाया ना? हाँ, चित्र भी आपने ही बनाया ना? चित्र भी मेरा ही बना हुआ है। मेरे मन की खिड़की है, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये है मैडम शाह के अफसाने। हाँ, ये आपने देखे थे, आपने मुझसे मांगा था, तो मैं इसे दूंगा। अभी टाइप करने का मुद्रा व्यवस्था होता है सारी चीजों के। बोलिए अब आगे मैं आपको बता दूं इसके नाटक के बारे में, मैडम शाह के अफसाने के बारे में। हाँ, मैडम शाह के अफसाने में एक हिपोक्रेट लेडी है। इसको मैंने देखा था मेरे मोहल्ले में, लेकिन मैंने उसको इस परिवेश में ढाल करके रखा। वो वस्तुतः सचमुच के आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, अच्छा, लेकिन प्रमोटी आईएएस ऑफिसर की पत्नी उनको बनाया। जैसे जैसे वो आदमी प्रमोट होता चला गया, वह उससे दुगुना प्रमोशन उनकी पत्नी पाती चली गई। ओ, तो जो हिपोक्रेसी उसमें था, उस हिपोक्रेसी में उसने सबसे पहला काम यह किया कि जब उसको बंगला मिला, तो उसने जितने भी वो भगवान देवी देवता के फोटो थे, शिव जी के, विष्णु जी के, गणेश जी के, वो सब हट गए। वहां पर बड़े बड़े पश्चिम के जो सिंगर्स हैं उनकी तस्वीरें लग गई, महात्मा गांधी हट गए और वहां पर कुछ और लग गया। इस तरह से होता चला। विदेशी फिल्मों के गीत बजने लग गए, जबकि अंग्रेजी कोई नहीं जानता था। जो भी अंग्रेजी बोलता अंग्रेजी की टांग तोड़ता था। तो इस तरह का जो माहौल था उनके यहाँ, नाम सबके बदल दिए उन्होंने। जी, अब सावित्री देवी नाम था उनका, तो उन्होंने अपना नाम को स्वयं घोषित कर दिया कि आज से तुम पतिदेव मुझे मैडम शाह बोलो। ओ, गोवर्धन जी उनके पति का नाम था, तो गोल्डी हो गए। इसी तरह उन्होंने अपने बच्चों के भी नाम बदल दिए, चूंकि ओल्ड फैशन नेम। हम्म, और आज भी आप देख रहे हैं कि नाम बदलने के लिए बड़ी जद्दोजहद, कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव आते 2-4 शहरों के नाम बदल दिए जाएं, शहरों के नाम बदलना। उनके नाम बदल दिए जाएं। और एक सच्चा वाक्य आपको सुनाता हूँ कि एक स्टेशन का नाम बदल दिया गया जब मैं गोरखपुर जा रहा था, तो बलदेव त्रिपाठी जी के यहाँ जा रहा था। तो एक स्टेशन बीच में पड़ता है, वहां एक बूढ़ा और बूढ़ी जाने के लिए तैयार हुए। बेटे ने उसको टिकट कटा के दे दिया था, लेकिन स्टेशन का नाम बदल गया। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल गया और वो एक नेताजी के नाम पर पड़ गया। अब वो बेचारा जैसे टिकट खुल के देखा तो उसमें देखा नाम दूसरा स्टेशन का, मुगल सराय मिला नहीं उसे। तो उसने हमको उठा करके बोला कि देखिए आप तो सोए हुए थे, आपको हम जगा रहे हैं, लेकिन खतरनाक स्थिति ये बन गई है कि बेटे ने मुझे टिकट दिया है। उसको करीब 15 गालियां देने के बाद उन्होंने बोले बेटे ने मुझे टिकट पकड़ा दिया है, हमको जाना मुगल सराय है, और देखिए कहाँ का दे दिया है कि कोई आदमी का नाम ससुरा लिखा हुआ है। और मैं इसीलिए आपको मैंने उठाया है। सीधे उन्होंने कारण उठाया। तो हमने पूछा कब हुए? इसी साल सीनियर सिटीजन हो गए, 60 बरस पूरा हो गया। और उस समय मैं 60 से काफी ऊपर था, और हमको उन्होंने जवान का लगा, बहुत युवा है, ये है वो है। उनका ठीक है। फिर मैं सो गया, थोड़ा देर बाद फिर उठाया। उनकी पत्नी भी फोन जब उसका बेटा करता था कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो पत्नी 5-10 गाली देकर के रख देती और पिताजी के फोन पर जब आता था तो वो भी 5-10 गाली देकर रख देते। हाँ, फंसा दिया। उठाया, हम तो उठे ही हुए थे, हम तो जस्ट इंजॉयिंग, हम क्या करें। उनको मैंने समझाया कि देखिए मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल गया है, और ये जो नेताजी हैं, है ना, इनका मुगल सराय स्टेशन के पास में ये ट्रेन से गिर गए थे और इनका देहांत हो गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये स्टेशन बन गया है। बोला कोई आदमी मर जाएगा तो उसके नाम पर स्टेशन बन जाएगा, तो हम भी कूद जाते हैं हमरे नाम पर। उसके बाद उसने जिसने भी नाम बदला उसको भी 10-20 गालियां उसने दे दी। उसके बाद टीटी आया तो हमने कहा कि जैसे इनको बता दीजिए कि मुगल सराय कैसे होगा। तो मुगल सराय स्टेशन जो पहले नाम था, तो नया नाम के वाले जगह पर रुका,
तो टीटी ने कहा कि आप दौड़ के जाके देख लीजिए कि आपका मुगल सराय स्टेशन है कि नहीं। तो ऐसे झांक के खिड़की से देखा, बोला लगता तो वही है लेकिन बोर्डवा गलत लगा हुआ है। तो उसको भी मैंने अपने व्यंग्य में डाला। और कितने बार नाम बदले गए, किस किस के नाम बदले गए, किस किस कारण से बदले गए, नाम बदलने पर नाम के पक्ष में और विपक्ष में जो आंदोलन हुए उसकी भी चर्चा मैंने की जी। अब जाए। क्या बात है, बहुत रुचिकर किस्सा और सही बात। ये बुजुर्गों के लिए एकदम से समझ में नहीं आएगा कि अरे ये तो हमें मुगलसराय जाना था, ये दीनदयाल उपाध्याय नगर पहुंचा दिया। दीनदयाल उपाध्याय नगर, बोली दीनदयाल आदमी के नाम से कहीं नगर होता है? यहाँ राम जी के नाम से नगर नहीं है, रामनगर एक है, रामपुर है, ये सब है, लेकिन श्री राम के नाम से नहीं है। और यहाँ दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बन गया। तो विचित्र देश है, यहाँ कुछ भी कभी हो सकता है और सब चीज को आपको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। अस्वीकार करने का प्रश्न आम आदमी के पास में नहीं है। नहीं, लोकतंत्र से तंत्र बचा रह गया है, लोग गायब हो गया है और तंत्र भी धीरे धीरे एक आदमी के पास से सिमटता चला जा रहा है धीरे धीरे। अभी कुछ पहले कि 74 आंदोलन में जब मैं था, जेपी का आंदोलन जो हुआ था, हम युवाओं का आंदोलन हुआ था जी, तो उन दिनों मैंने सरकारी नौकरी छोड़ करके वो ज्वाइन कर लिया था आंदोलन में जी। क्योंकि जेपी भी मेरे पिताजी के दोस्त थे। मेरे पिताजी भी आजादी के संग्राम में काफी सक्रिय थे। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, सारे लोग 1857 से अब तक का इतिहास। तो जब मैं वहां शामिल हुआ उस आंदोलन में, तो उस आंदोलन का भी विचित्र रूप देखा। वो आंदोलन भी मेरे पास में, जेपी ने आंदोलन शुरू किया, उसको आंदोलन के अंत आते आते इंदिरा जी को विजयी भव का आशीर्वाद देना पड़ा, है ना। और वो भी अपने घर में, पटना में, प्रभावती जी के नाम से उनका मकान है, उसी में प्रभा। तो उनको आशीर्वाद देना पड़ा और कहना पड़ा कि बंदरों ने बाग उजाड़ दिया। तो ये सारे अनुभव जो थे वो मेरे लगते रहते हैं। जी सर, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है कि व्यंग्य के साथ जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ती गई, कविता से आपका जुड़ाव कम हो गया। देखिए, मैं 2-3 तरह की कविताएं लिखता हूँ। एक फेसबुक पर डालने के लिए लिखता हूँ जो कि मेरे लिए 3 मिनट का काम होता है। वो मैं हाथ से लिख देता हूँ, मेरे यहाँ एक बच्ची आती है, टाइप करती है, उसको पकड़ा देता हूँ, वो डाल देती है फेसबुक पर जैसे। और जो मैं गंभीर कविताएं लिखता हूँ, उन कविताओं में से है मेरा भोगा हुआ सत्य, आप कह सकते हैं उसे, जब मैं फुटपाथ पे रहा करता था तब का सत्य। वो है हाशिए का। उसमें 100 स्टांजा हैं, 50 जो है वो आप कह सकते हैं कि मेरे मन में बहुत भटकाव है, बहुत परेशानी है, और जो 50 अंत का है वो उन 50 का जवाब है, जब मेरे में आत्मविश्वास आ जाता है जी, कि मैं फुटपाथ पर रह कर भी आकाश को छू सकता हूँ, पैर को जमीन पर रखे हुए। बिल्कुल ठीक है। जुनून चाहिए, खाली जुनून चाहिए। शेर है, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए। और आपने कहा ना कि आप विधा कैसे बदल देते हैं, तो इसका बहुत एक अच्छा एक शेर है, मुझे भी याद आ रहा है। कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। बहुत सही, बहुत सही। और ये गीता में भी लिखा हुआ है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति अपराणि, है ना। तो अगर आप साहित्य में जाएंगे तो साहित्य में धर्म की बाउंड्री नहीं होती, भाषा की बाउंड्री नहीं होती, भाव होता है और भाव सब समान होता है। ठीक है। तो ये अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आपकी विषय वस्तु जो आप व्यंग्य की या उसकी रचनाओं के लिए या लेखन के लिए या उपन्यास के लिए या कहानियों के लिए जो आप चयन करते हैं, तो वो कैसे जनरेट होती है, कैसे आपके मन में भाव? देखिए, लेखन प्रक्रिया किसी भी लेखक का सुनिश्चित नहीं होता है। एक माइंड सेट बन जाता है
आपको अपने कुलबुलाहट होगी, आप बैठेंगे काम करने के लिए, कलम लेके बैठे या सीधे टाइप करने बैठ जाएं, तो समय स्वस्फूर्त होता है। लेकिन जी प्रक्रिया होती है वह स्वस्फूर्त। हेलो। जी जी जी। स्वस्फूर्त होती है। और प्रेमचंद जी का भी आप देख लीजिए, प्रेमचंद जी के कुछ मिले हैं जो उसमें वो प्लॉट लिखते थे। शिवपूजन साय की कहानी है, कहानी ये है, उसका नाम शीर्षक है कहानी का प्लॉट। तो आचार्य शिवपूजन साय, जिनको कि जी सर। साहित्यों का साहित्यकार कहा जाता है, तो कहानी का प्लॉट पहले लिखा जाता था और तब फिर कहानी शुरू किया था, लेकिन उसके पहले आस्वादित चीजें होती थी तब तो वो प्लॉट बनता था, तो प्लॉट बनता था। तब प्लॉट बनता था। लेकिन अब जो स्थिति है, जब आदमी, आज की जो स्थिति है, इसमें स्वस्फूर्त की प्रक्रिया बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है कि हर आदमी को थोड़ा लालच हो गया है कि हम अधिक से अधिक छपें। ये लालच मैं नहीं रखता। तो स्वस्फूर्त प्रक्रिया में जब कुछ चीजें आती हैं तो वो बड़ा ही हुआ होता है, यथार्थ होता है, और यथार्थ बिना कल्पना के नहीं जा सकता है। ये बात मैंने कल्पना और यथार्थ, यथार्थ में कल्पना में यथार्थ बनना और यथार्थ में कल्पना के तत्व डालना, ये मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की का जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा, उससे जाना। जी उसमें किस तरह से उन्होंने कलात्मक रूप से काल्पनिक प्रसंगों को बिल्कुल, और काल्पनिक चरित्रों को भी बिल्कुल प्रासंगिक बना दिया, बिल्कुल यथार्थ बना दिया। जी। उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो काल्पनिक हैं, है ना, लेकिन उनको जो भाषा दी, उनको जो वेशभूषा दिया, उनको जो काल और परिवेश के अनुसार ढाला, वह बिल्कुल वही है। इतना कि उन्होंने उसमें बहुत सारे श्लोक लिख दिए अपनी ओर से, और बहुत से बड़े विद्वानों ने उसको लिख दिया कि ये फलना जगह से लिया गया श्लोक है, जबकि वो उनका लिखा हुआ था। ओ। तो कल्पना, यथार्थ, भोगा हुआ सत्य वही आदमी लिख सकता है जो जमीन पर खड़ा हो। आज इसीलिए मैं कहता हूं कि युवा लोग हमसे ज्यादा बेहतर हैं, जो ज्यादा नजदीक जा रहे हैं समाज में। वो बेहतर लेखक हो सकते हैं, बशर्ते कि जो वयस्क लेखक हैं, जो अनुभवी लेखक हैं, वो उन पर, उनको फलने फूलने का मौका दें, अवसर दें। सही चीज कही आपने। एनीवे वो भी एक यथार्थ है। तो इस प्रकार से आपके जो पात्रों का चयन है वो भी वास्तविकता के धरातल से ही उठ के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक और वाकया वास्तविकता और यथार्थ के बारे में बता दूं। एक बार मैं अपने, कह लीजिए कि मैं जानता था कि वो आदमी बड़ा लुच्चक है, लेकिन उसके बेटी की शादी थी, तो मैं अपनी पत्नी के साथ उनके यहाँ चला गया। मैं जब वहां पहुंचा तो उस जमाने में हम लोग तो भाई पत्रकार थे, मैं पत्रकार हुआ करता था, तो साधारण सा कपड़ा मेरे पास था, एक नई साड़ी उसको खरीद के दी थी। और उस घर में एक व्यक्ति था जो बहुत जला करता था। हम लोगों से बहुत जलता था कि साहब बोली तो इतना कम वेतन पाता है, हमारे चपरासी से कम वेतन पाता है, रुतबा देखिए मंत्री घर में आ जाते हैं। एमएलए लोग घर में आ जाते हैं, और है ना, एमपी लोग घर में आते हैं, उनसे उनकी दोस्ती है। ये अजीब चीज है, इस चपरासी होने लायक भी हजम नहीं होता था। हजम नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी दाई को ठीक वैसी ही साड़ी खरीद कर दे दी। और जब द्वार लगी होने लगा तो वो भी वही साड़ी, वही मेरी वाइफ भी वही साड़ी। तो हमने कहा कि तुम जाके सलवार कमीज पहन लो, और वो पहन के आ गई। साधारण सा हम लोग का जो था, हम लोग जैसे गेटअप में थे, हम लोग कभी भी कोई तरह का बहुत दिखावा वाला वस्त्र पहनने की में ही नहीं रहे, होता भी तो नहीं करते, है ना। तो जब मैं वहां से चला, जहाँ शादी हो रही थी आरा से, मुझे रांची आना था, तो मैंने आरा से ही एक भेज दिया था प्रभात खबर में एक व्यंग्यालेख, बारात से। और रास्ते में बहुत सारे लोग उसी परिवार के आ रहे थे, उसमें वह व्यक्ति भी था जो मेरा बड़ा आलोचक था। अच्छा।
पहले उसी ने उस अखबार को पढ़ा, उसके बाद सब अपना अपना खोजने लगे कि हम लोगों ने क्या लेकिन वो पूरा जो था वो डायरेक्ट इसी के नाम से नहीं था, सिर्फ स्वभाव उनका वहां था, भाव उनका था, और उनके जो ताव थे वो भी उसमें था, है ना, उनका जो उन्होंने जो प्रकरण किया वो भी था। तो इस तरह से जब आप जुड़ के लिखेंगे तो बढ़िया होगा जी। कैसे के और क्या क्या तत्व जो है ना या एलिमेंट्स हैं जो आपकी रचना में आपको मदद करते हैं या जिन पर आप आश्रय लेते हैं? सबसे बड़ा आश्रय है भाषा का, व्यंग भाषा, कथा भाषा, साहित्य भाषा, सामान्य भाषा और क्षेत्रीय भाषा। जब भी लेखक लिखना शुरू करे तो अपना जो क्षेत्रीय परिवेश है उस भाषा को पहले जाने। हमारे यहाँ 12-13 भाषाएं बोली जाती हैं झारखंड में। अच्छा। ये भाषाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों की भाषाएं हैं, और नगपुरिया भाषा है जो कॉमन संपर्क की भाषा है जी। अगर आप इस भाषा को और उसके कला को समझते हैं तो आप दूसरी कला को भी समझ सकते हैं। अगर आप व्याकरण ठीक से जानते हैं तो अंग्रेजी का व्याकरण भी समझ सकते हैं, और इस लैंग्वेज का भी समझ सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज का भी समझ सकते हैं। ठीक बात। तो कोई एक चीज कला में अगर आप सिद्धस्त हो जाते हैं तो दूसरी कला से आपकी दोस्ती आसानी से हो जाएगी जी। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। तो जब भी मुझे कुछ लिखना होता है तो जैसे जो कुछ भी मेरे पास जमा होता जाता है मेरे अंदर में जी, अंतर मन में, तो पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे अंतर मन में कुछ जमा हो रहा है। मैंने जब शुरू किया था तो बहुत सोच सोच के लिखता था कि ये करें, उसके बाद ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो थोड़ा प्लॉटिंग होती थी। लेकिन बाद के दिनों में मैंने बदल दी। मैंने प्रेमचंद के बारे में आपसे कहा था कि उनके एक उपन्यास का कुछ आया है प्लॉट का जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है जी। तो उसमें भी जो देखा गया तो उन्होंने बहुत सारे जो प्लॉट में लिखे तो उस प्लॉट के अनुसार उन्होंने उपन्यास नहीं लिखा, बाद में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होता है, उसके पीछे कारण है। अगर आप 400 पन्ने का 300 पन्ने का उपन्यास लिख रहे हैं तो लिखने में समय लगता है और समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। ठीक बात। आपने जो लिखा और जो अंत में लिखा उन दोनों के बीच में एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए, भाषाई प्रवाह होना चाहिए। तो व्यंग्य भाषा में जो है प्रवाह बहुत आवश्यक है, और व्यंग्य लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है हर 2-3 लाइन के बाद आपका पंच आना चाहिए जी। अगर 2-3 लाइन के बाद आपका पंच नहीं आता है तो वो व्यंग्य की श्रेणी में नहीं हुआ, सामान्य साहित्य के आप कह सकते हैं कि वो कहानी में लिख रहे हैं तो कहानी होगी। व्यंग्य विधा क्या है? व्यंग्य विधा अनंग है, जैसे कामदेव है, कामदेव हावी हो जाते हैं तो व्यंग्य भी हावी होने वाली चीज है, विधा जो है वो हावी होती है। वो जिस विधा को अपनाती है, जैसे कहानी विधा अपने लें, उपन्यास का विधा ले लें या कविता की विधा ले लें, तो उस पर वो पूरी तरह से हावी हो जाती है व्यंग्य विधा। और व्यंग्य भाषा एक ऐसी भाषा है जिसकी बहुआयामिता आप देखेंगे, उसके जो आयाम हैं वो कथा भाषा से ज्यादा है, कविता की भाषा काव्य भाषा से भी ज्यादा है ना। चूंकि उसमें जब वो कहानी में प्रवेश करता है तो कहानी के सारे जो 6 तत्व हैं, व्यंग्य के लेखन के 2 तत्व ले लेता है, व्यंग्य के भाषाई तत्व ले लेता है, व्यंग्य के उपकरण ले लेता है, व्यंग्य के बहुत सारे उपकरण, यहाँ तक कि ध्वन्यात्मक उपकरण भी हैं, जैसे हंसी और दैहिक भाषा, है ना, मुस्कान, दृष्टि के आंख का को चलाना, संचालन, उसकी जो गतिविधियां होती हैं वो, और बहुत तरह का चीजें, आप मुंह मोड़ के चल दिए, तो ये सारी चीजें जो है ना वो सब कुछ व्यंग्य को मजबूत करती है। और व्यंग्य भाषा इतनी मजबूत हो गई है, और आज के दिनों में इसकी आवश्यकता भी थी। हमको लगता है कि अभी और होना चाहिए। हम एक बार नागार्जुन जी जो थे, जिनको हम लोग यात्री जी के नाम से भी जानते हैं और उनको मिश्र जी के नाम से जानते हैं, तो वो आर्यावर्त के कार्यालय में अक्सर आया करते थे। और मैं जिस मोहल्ले में रहता था कंकड़बाग में, उसी मोहल्ले में उनके भाई भी रहते, उनके बेटे भी रहते थे, और वहीं आया करते थे, रहते थे वहां। तो
उन्होंने हमको कहा, बाद में वो आया भी है, उनका जो संपूर्ण कलेक्शन है उसमें आया है, कि एक विक्षोभ रस होना चाहिए आज के युग के लिए। जो विक्षोभ पैदा हुआ था युवा वर्ग में 1974 में, जो आंदोलन से जुड़ते थे बराबर, जी, क्षोभ रस जो था वो आना चाहिए। और आज के युग के लिए मैं कहूंगा कि अग्नि रस आना चाहिए। हमारे यहाँ लाह बहुत होता है झारखंड में, यहीं से लाह जाता है तो चूड़ियां बनती है बनारस में। तो लाह जो होता है उसको अगर गर्म करके आप डाल दीजिए किसी पर, तो बहुत बहुत ही खतरनाक बहुत ही खतरनाक। वैसी भाषा की जरूरत है आज के युग में विसंगति बाजों के खिलाफ। और ये करना आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं। अभी मैंने एक नगपुरिया नाटक तो नहीं लिखा था, मैंने हिंदी में लिखा था, उसका नगपुरिया में ट्रांसलेशन हुआ। तो वो डीजल है ना, डीजल होता है हिंदी में, और डीजल बोला जाता है यहाँ, पेट्रोल बोला जाता है, या पेट्रोल पेट्रोल बोलते हैं यहाँ, है ना। तो सारे पात्र जो महंगे हो गए हैं अभी, हम जो खरीदते हैं जितने चीज, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उसके उसी के नाम से वो नाटक बना था। और वो स्किट नाटक था, 30 मिनट का था, है ना। और उसको हम लोग गांव गांव में, हमारा जो नाट्य दल है वो सुनाता था उसको, ये मंचित करता था, चौकी वगैरह सब जाता था, गाड़ी में लग करके मंच किया, चला है। और 2-4 नृत्य वगैरह भी हो गए, 2-4 गीत भी हो ये गए। नुक्कड़ नाटक की तरीके से था या मंचित था? मंचित, मंच होता था मंच पूरा। जी। वो ट्रक होता है छोटा सा, उसमें लोड कर लिया, और गांव के लोग उसका पैसा बियर कर लेते हैं। और एक दिन में 4-5-6 गांव में हो जाता है। गांव में मनोरंजन के साधन नहीं पहुंचा तो लोग भीड़ भी लगा के देखते हैं। यहाँ अगर आप नाटक करेंगे रांची शहर में, जिस शहर में किसी जमाने में 4-4 हॉल थे नाटक के, जी, है ना, 4-4 हॉल थे जो बाद में सिनेमा हॉल में कन्वर्ट हो गए। बंगला का पॉपुलेशन, मेरे यहाँ बंगालियों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वे लोग सब प्रेमी हैं, सब संगीत प्रेमी हैं, सब नाट्य प्रेमी हैं, है ना, सभी नाटक करते हैं। लेकिन उनको भी 50 आदमी एक नाटक में, 100 आदमी एक नाटक में जुटाने में नानी दादी आ जाती है ना। तो ये जो स्थिति बनी है शहरी मानसिकता में जो बनी है, कि हम नाटक देखने क्यों जाएंगे, क्यों समय सामाजिक परिवर्तन के साथ सर, व्यंग में जो क्षेत्र है या उसका स्कोप है, वो कैसे देखते हैं आप, बढ़ रहा है या कितना वास्तविक तौर पर जो है ना व्यंग आधारित है इन सारी चीजों को, विसंगतियों को कवर करने में? तो व्यंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यंग हो या कोई कोटि का साहित्य, आज के युग के लिए वो सत्ता का साहित्य नहीं हो सकता। आज के लिए के वो जनपक्ष का ही होगा। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे समाज में बहुत तबाही है। अगर तबाही को लिखता हूं तो कोई एक कम्युनिस्ट न कह दे कि मैं कम्युनिस्ट हूं। क्योंकि वो तो चाहते हैं, कम्युनिस्ट क्या चाहता है कि मजदूर हमेशा मजदूर बने रहे, मजदूर की एकता जिंदाबाद। पूंजीपति क्या चाहता है कि मजदूर मजदूर बना रहे। लेकिन दोनों में एक जगह जाकर के मिल जाते हैं, कम्युनिस्ट भी और पूंजीपति भी। एक मजदूर को बनाए रखना चाहता है मजदूर, और दूसरा मजदूर का दोहन करना चाहता है। ये श्रमिक संगठन बनाएंगे और मालिक से मिल लेंगे, उधर का भी खाएंगे और मजदूरों से चंदा भी देंगे। ये दोनों आकर के आपस में मिल जाते हैं। जो दो स्ट्रीम है हमारे यहाँ, पॉलिटिकल स्ट्रीम है, एक कम्युनिस्टों का है, दूसरा आप ले लीजिए पूंजीपतियों का। तो सारे श्रमिक संगठन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी हों, कांग्रेस से जुड़े हों, बीजेपी से जुड़े हों, अंततोगत्वा उनका रिलेशनशिप जो है, जो उसका नेतृत्व करता है उन संगठनों का, वो पूंजीपतियों से मिला। आप सही कह रहे हैं, मुझे इस चीज का अनुभव है क्योंकि मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ, जो किसी जमाने में इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। अब तो मैन बचे हैं, चेस्टर खत्म हो गया। सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सीटू ने खत्म कर दिया। सीटू ने खत्म कर दिया। इसी इक्वेशन को या समीकरण को अगर देखें तो शायद यही कारण है कि पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गया। क्या जमाना था जब लाल इमली और धारीवाल और एल्गिन और ये सारी मिलों के नाम दुनिया में जाने जाते थे। हमारे रांची शहर में HEC है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। नेहरू जी ने उसको मदर कारखानों की माँ के रूप में बनाया था। वो कारखाने बनाने वाला कारखाना,
उसको यूनियन बाजी ने खत्म कर दिया। हमारे यहाँ सूता मिल बहुत थे। आप जो कानपुर की बात कर रहे हैं, सूता हमारे यहाँ जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम में सूता बहुत अच्छा बन सकता है। हाँ। यहाँ से वो जाता था, एक्सपोर्ट होता था सर। यहाँ से हमारे झारखंड से सूत बन करके वहां जाया करता था। बगलपुर है, वहां से सिल्क का बन के जाता था, है ना। बगलपुरिया सिल्क थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंट होता है, सस्ता होता है, लेकिन उसको अन्य सिल्क के साथ मिला करके प्रयोग करते थे बनारस में। इस तरह से एक संबंध था, जो देसी उद्योग आप कह सकते हैं, उसका संबंध। अब तो सारा का सारा जो है वो शिफ्ट कर गया बॉम्बे या गुजरात। आज आप कह सकते हैं कि वस्तु स्थिति अगर देखी जाए तो गुजरात शायद थोड़े दिनों के बाद नंबर 1 हो जाएगा। सारे आर्थिक जो हमारा जीडीपी है उसको डाल जाएगा, है ना। लेकिन गुजरात का प्रोग्रेस कहाँ हुआ? 74 आंदोलन में, जो 74 हम लोग बोलते हैं, 73 से शुरू हो गया था गुजरात में आंदोलन, और 73 में मैंने गांधी धाम में कार्यक्रम में उनका छात्र युवा संघर्ष वाहिनी था, तो उस वाहिनी में मैं शामिल हुआ था। उस जमाने का जो गुजरात है और आज का जो गुजरात है, उसमें जो अंतर हुआ है उससे ज्यादा अंतर हमारे यहाँ रांची में हो गया, जो एक पहाड़ी इलाका है, सबसे पिछड़ा इलाका, जनजातीय इलाका है। बिल्कुल ठीक है। हमारा ज्यादा प्रगति किया है गुजरात के मामले में। गुजरात में अभी भी जातिवाद चरम पर है। वहां के कई गांव ऐसे हैं जहां की कोई दलित बच्चा जूता पहन करके नहीं जा सकता है गांव। अभी कुछ ही देर पहले मैं एक व्यंग्य लिख रहा था, आप ही के लेख में उसको, उसकी एक छोटे सा पंच भी डाला है मैंने, वो भाषा, व्यंग्य भाषा के संबंध में लिख रहा था मैं। उसमें पंच ये है कि एक बच्चा आया है, दलित का बच्चा, वो कह रहा है कि हम कार खरीदना चाहते हैं, इसका परमिशन दे दीजिए। जमींदार को करने गया, जमींदारों से कहा, कहता है तुमको तो जूता पहनने का परमिशन, तुम कार खरीदेगा? बोला कार तो जूता नहीं ना है, कार है, कार खरीदने दीजिए, जूता नहीं पहनेंगे। परंपरा तो जूता नहीं ना, तो कार खरीदने दीजिए। बोला तुमको पता है, कार तुम देखा है कभी? कार का जो टायर होता है ना, कार का जूता है, अब तुम उसमें बैठेगा तो तुम्हारा हुआ। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, टायर, जूता टायर हो गया, है ना। हवाई जहाज तुम नहीं चढ़ सकते हो क्योंकि हवाई जहाज का जो चक्का है वो तुम्हारा जूता हो गया। तो इस तरह की मानसिकता बनी है। तो हमारे देश में 6वीं शताब्दी से जातिवाद, संप्रदायवाद, 6वीं शताब्दी में क्या था, हर्षवर्धन का काल जब था तो बौद्ध वर्सेज हिंदू चलता था। बाद में तुर्क लोग आ गए, टर्किश लोग आए, तो टर्किश लोगों ने दोस्ती करनी चाहिए, रोकने वाले भी इधर से हिंदू और उनके साथ जाने वाले भी हिंदू। हिंदुओं में भी फूट पड़ गया, बौद्धों में भी फूट पड़ गया। बाद में आप देख सकते हैं जो हश्र हुआ, जितने भी लाइब्रेरी थे, विश्वविद्यालय थे बिहार में बना हुआ, सब में आग लगा दिया, सब में आग लगा दिया गया। और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा आग लगा दिया, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं का हेड जो था वो चाइनीज हुआ करता था। एक इतिहास में पात्र है, अब देखिए कैसे सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, चांगकाई शेख, नहीं चंगेज खां, सॉरी चंगेज खां। अब चंगेज खां को लोगों ने मुस्लिम घोषित कर दिया, जबकि मुस्लिम था ही नहीं। उसका नाम है, वो चाइनीज व्यक्ति था, मंगोल था, और चंगेज है ना, चंगेज कैन। तो चंगेज कैन बेचारा चंगेज खां हो गया भारत में। तो हमारे भारत में विचित्र स्थिति है, कौन सा व्यक्ति किस दिन देशद्रोही हो जाए, किस दिन देशभक्त हो जाए, किस दिन वो महात्मा गांधी का नाम लेकर के नारा लगाए, 2 अक्टूबर का भाषण दे, और जीप में और वहां से निकले और जीप से उसको नजर आ जाए कि कोई आदमी गाय को ले जा रहा है रस्सी में बांध करके, वो बेचारा उसको ले जा रहा है ब्लॉक के डॉक्टर से दिखाने के लिए, और उसको लग गया, दाढ़ी देख लिया तो उसको लग गया कि नहीं शायद तो गलत आदमी होगा, कहीं काटने ले जाए, चोर हो जाए, और उसको उसी का स्लॉटर कर दिया। हमने गाय को बचाने के लिए अगर आदमी को स्लॉटर करना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगी। और उसके बाद वो आदमी बेल से छूट करके आया मारने वाला,
उसको मंत्री जी माला पहना के स्वागत करें, तुमने गौ रक्षक को। क्या बात, इस विडंबना कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा विडंबना कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं हो सकती। मानवता को छोड़कर किया गया कोई भी काम धार्मिक नहीं हो सकता, ये प्रेमचंद जी ने कहा था। जब मानवता ही नहीं है तो आप धर्म की क्या बात करते हैं? मानवता सब समदृष्टि की चीज है। हमारे भारत में भी लिखा हुआ है कि जो हमसे इतर धर्म के लोग हैं उनके साथ अगर आप अधार्मिक व्यवहार करते हैं तो आप मनुष्य कहे जाने योग्य नहीं, योग्य नहीं। पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, वही आदमी धार्मिक है जो दूसरे आदमी को आदमी की दृष्टि से देखता है। भेद, तो सनातन धर्म में भेदभाव नहीं था, इसीलिए वो इराक, ईरान से लेकर के जितने भी समुन्नत देश थे प्राचीन काल में, जो सभ्य देश थे, उसमें इराक, ईरान, हिंदू कुश की पहाड़ियां, रूस, भारत का मध्य भारत तक का कह लीजिए, मध्य भारत कहते हैं, श्रीलंका तक कह लीजिए, उधर जावा सुमात्रा ले लीजिए, ये सारे के सारे हिंदू स्टेट थे। उसमें जब मनु ने 3000 वर्ष 4000 वर्ष पहले रख लीजिए, जब जाति को जन्म से जोड़ दिया और मुट्ठी भर लोग, वही 1% जो आज जीडीपी वाले जो खाने वाले लोग हैं, वही 1% लोग ऊपर में रह गए, तो परिणाम क्या हुआ? जो आदमी में बैठ के शासन नेतृत्व कर रहा था उसके भी जाति के लोग गरीब रहे। आप दरभंगा चले जाएं, ब्राह्मणों का वहां बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन आप पाएंगे कि उनकी झोपड़ी में इधर से कुत्ता निकल रहा है, उधर से निकल जा रहा है बाहर, छोटी छोटी झोपड़ियों में। लेकिन अगर आप देखिए उनकी जिजीविका को तो आपको आश्चर्य होगा, एक झोपड़ी में रहने वाले 5 बच्चे जो हैं आईएएस ऑफिसर हैं, 3 बच्चे आईपीएस है। तो उस कंडीशन में भी ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण है जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, वह राजा के यहाँ सर्वे सर्वा। तो ये पुराने जमाने में भी होता था कि अनपढ़ लोग करते थे अपने बाहुबल से, अपनी संपत्ति के जोर पर जी। लेकिन जो गरीब है उसकी जाति एक ही होती थी, गरीब, वो ब्राह्मण हो, सुदामा हो, या कहीं का महाराजा हो, महंत हो, जमींदार हो। नागार्जुन ने तो बहुत खुल के लिखा है इनके लोगों के बारे में, फणीश्वरनाथ रेणु ने, है ना, बहुत जब लिखा है अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में। तो जो काला अध्याय 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ, वो बार बार फिर से पैदा हो जाता है, वही अध्याय फिर से रिपीट होता है। जैसे किताब बंद करके रख दी गई थी, थोड़े दिन के बाद वही किताब हम खोल रहे हैं, पिछली बुद्धि वाली किताब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बार बार जो हम पिछड़ जाते हैं, हम 100 साल आगे बढ़ते हैं और 150 साल पीछे जाते हैं। ये जो हमारी जो स्थिति बन गई है देश में, हमारे समाज में, उसी ने हमको आदमी को आदमी देखने से मना कर दिया। हमारे यहाँ जो जाति के रूप में कहा जाता था, नाम भी है, हो एक शब्द है, हो जाति भी है। हो का अर्थ होता है, मुंडारी शब्द है, हो का अर्थ होता है आदमी, आदमी होता है। तो हो जो थे वो आदमी थे, मुंडा जाति नहीं है, मुंडा टाइटल दिया जाता था राजाओं के द्वारा, है ना, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 10 गांव 5 गांव का प्रमुख व्यक्ति को मुंडा कहा जाता है ना। तो ये जो परिस्थिति बनी है हमारे देश में, अगर आप देखेंगे, सामाजिक विभेद की, आदमी को आदमी की दृष्टि से नहीं देखना, उसको वस्त्र से देखना, उसकी जाति से देखना, उसके पैसे से देखना, सारे संबंध भौतिक स्तर पर हो गए और राजनीतिक स्तर पर जी। अगर समाजवादी पार्टी का कोई ब्राह्मण नेता है और एक बीजेपी का ब्राह्मण नेता है, तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा, ये निकृष्ट ब्राह्मण होगा। ये नहीं हूं, लेकिन जब मैं मिथिलांचल में गया तो मैंने मैथिली भाषा सीखी, क्योंकि आर्यावर्त में 900 स्टाफ थे, उसमें समझ लीजिए 890 स्टाफ मैथिल थे। मैं एक झारखंड से था जो नॉन मैथिल था, और एक इंजीनियर थे, मद्रासी थे, वो थे, और एक पटना सिटी के थे, बड़े अच्छे साहित्यकार भी थे। कितने लोग थे? कुछ ही लोग थे, न चंद लोग, 10-12 लोग थे जो नॉन मैथिल थे। वहां जाकर मुझे पता चला कि मैथिल ब्राह्मणों की कई श्रेणियां हैं।
श्रोत्रिय ब्राह्मण अलग है, उनको सिंह टाइटल होता है। दरभंगा के जो महाराजा थे उन लोगों का सिंह टाइटल था, वो सबसे श्रेष्ठ थे। राजकीय हो गए ना। हाँ, जो सब कास्टिंग सिस्टम था, सब कास्ट बनाने का सिस्टम जी। था, तो डिवीजन तो बढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। ग्रुप माना धीरे धीरे छोटे होते चले गए, लॉबिंग जो है ना अलग ढंग की हो गई, वैरायटी ऑफ लाइफ लॉबिंग हो गई, तो उसी में खराब हुआ सब। कोई अलग हो गई। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत जमाने पहले, जब मैं मुंबई के फुटपाथ पर भी बहुत दिनों तक रह करके वहां पर अध्यवसाय किया मैंने, अपने जीने की के लिए कुछ काम धंधा किया वहां मैंने जाकर, तो वहां वहीं बैठ के मैंने हाशिए का आदमी लिखा, हाशिए का आदमी लिखा। मेरा काव्य है, खंड काव्य है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पहले मैं नहीं समझता था क्या होता है। वहां का जो ब्राह्मण है वो बिहार के ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानता है, ओ अछूत है अच्छा। ना। भाषाई अंतर भी आपको मैं बता दूं। चेष्टा शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? प्रयास करना। प्रयास करना। लेकिन अगर आप मुंबई में चले जाएंगे तो चेष्टा कर शौच जाना होता अच्छा। है। तो शब्द के भी अंतर हो गए, है ना। तो जो शब्द का अंतर होता है, चेष्टा संस्कृत का शब्द ठीक है है। ना, और शौच भी संस्कृत का शब्द है। तो पर्यायवाची जो लिया गया वो चेष्टा वहां ले लिया गया, विडंबना है। बना है। तो इस तरह से जो कल्चर हमारा बना, हम कितना भी कह लें कि हम मिश्रित संस्कृति के आदमी हैं, हम मिश्रित नहीं हो पाए, मिश्रित नहीं होता। अभी भी अलग अलग है, और हम हर दिन अलग अलग कुंडे में बढ़ते जा रहे हैं। परिवार बट गया, संयुक्त परिवार आपको नहीं मिलेंगे, समाप्त हो गया करीब करीब। समाप्त हो गए। एकल परिवार है, किस दिन टूट जाएगा पता नहीं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पता नहीं। मोहन राकेश ने इस पर नाटक भी लिखा है, इस पर उपन्यास भी लिखा है, और भी कई उपन्यास लिखे गए हैं, है ना। कौन था, बंटी, देखिए मैं नाम भूल जा रहा हूँ। तो वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो आप देख सकते हैं कैसे गुजर रहा है। तो एकल परिवार टूट गया, गांव टूट गए, गांव में बूढ़े लोग रह जाते हैं। हमारे झारखंड में क्या होता है, लोग बूढ़ी लोग रह जाते हैं, और सारे यंग जो कि काम कर सकते हैं बाहुबल से, उसमें शहर चले जाते हैं। होगा आदमी, निकल पास भी लड़का होगा, वो आपको रोड पर काम करता हुआ मिल जाएगा मजदूर के रूप में। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का, मेडिकल किया हुआ लड़का आपको फुटपाथ पर काम करता हुआ मिल जाएगा, रोड सड़क बनाता मिल जाएगा। यहाँ खिलाड़ी हम लोग बहुत पैदा करते हैं, हॉकी के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी, बाजी, है ना, तलवारबाजी, कोई ऐसा गेम नहीं जो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे कि उनकी जो रहने की व्यवस्था है उसमें उनको सड़ा हुआ चना, भात और मार यही खाने को मिलता है, थोड़ा सा नमक डाल। अब आप उससे इंस्पेक्ट करेंगे कि वो जाए और ओलंपिक में गोल दाग करके आए, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। स्टेमिना है, लेकिन स्टेमिना बढ़ाने की जरूरत है, वो स्टेमिना नहीं दे पा रही है सरकार, चाहे कोई भी सरकार है वो नहीं दे पा रही। एक चीज खर्चा होता है, वह खर्चा डायरेक्ट दे दिया जाए छात्र को कि आप अपने रहने की व्यवस्था करो, अपने खाने पीने की व्यवस्था करो, ये स्टाइपेंड आपका होगा महीने का, लेकिन वो देंगे नहीं। काजू की खरीद होती है तो जो सबसे रद्दी काजू होता है, टूटा हुआ भांगा हुआ, वो चूड़ा हुआ, वह दे दिया जाता है। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आजकल जो आपने विषय बताया या जो विसंगतियां आपने इंगित की, तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है लेखकों के द्वारा। व्यंग में तो खैर काफी ज्यादा लिख रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं, कहानियां भी लिख रहे हैं, लेकिन पाठक उनसे उतना प्रभावित क्यों नहीं महसूस होता? आपको क्या लगता है इसका कारण? आपको बताता हूँ, इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं कि आप लेखन को उठा के देखिए, व्यंग लेखन जो जिसमें राजनीति पर हो या समाज पर हो, कोमलता है ना। आप
सुई की जगह तलवार का, तलवार की जगह सुई का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तलवार की जगह काम करेगा, सुई सुई की जगह काम करेगा। आप सुई मानना चाहते हैं आज की सरकार को, आज के नेताओं को, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो सुई से उसको कुछ नहीं होना, बड़ी मोटी चमड़ी है, मोटी चमड़ी। ठीक है। गैंडे की चमड़ी है। गैंडे की चमड़ी और सुई भोंकना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो भाई राजनीति पर भी दिख रहे हैं। बहुत सारे बड़े लेखक हैं, मेरे परिचित हैं, है ना, पारिवारिक हैं, व्यंग लेखक हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम राजनीति पर नहीं लिखते हैं। अब ये राजनीति पर नहीं लिखते हैं, मतलब है कि वो जो राजनीति हमारे जीवन से वो सीधे प्रभावित करता है जी, हम उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक बात। आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ से भास्कर निकलता है, हिंदुस्तान निकलता है, प्रभात खबर निकलता है, आज अखबार निकलता है, 16-17 दैनिक अखबार निकलते हैं, उसमें से बहुत सारे बिकते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉल पर विज्ञापन के काम आते हैं, वो विभिन्न नेताओं के द्वारा निकाले जाते हैं, दैनिक अखबार। और आज की संस्कृति में दैनिक अखबार। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि 99% अखबार राजनीतिक व्यंग नहीं छापते। अच्छा। भास्कर में पहले मेरा रेगुलर छपता था जी। वहां जो साहित्य का पन्ना देखते हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि मेरी बाध्यता है, हम आपका लेख नहीं छाप सकते। अब आप सोच सकते हैं कि वैसा ही लेख कांग्रेस के जमाने में छपा, नरसिम्हा राव, है ना, सूटकेस प्रधानमंत्री, मेरा एक व्यंग था, वो दिल्ली के में छप गया, है ना, जाति रैली पर डबले हड़कंप आधा पन्ना में छपा हिंदुस्तान में। लालू पर व्यंग था, लालू हम लोगों के 74 आंदोलन में हम लोगों से थोड़े से सीनियर थे, ज्यादा नहीं, थोड़े सीनियर थे, लेकिन थे सीनियर। अब आप सोच लीजिए कि उस समय भी हम लिखते थे, इमरजेंसी में भी लिखा हम लोगों ने, हाथ से छाप के अखबार निकाल दी। लेकिन आज का अखबार क्या छाप रहा है, आज के चैनल्स क्या प्रसारित कर रहे हैं, आज के चैनल्स पर जो कवि लोग आते हैं, जो राजनीति करते हैं कि धराशायी करने आए हैं, वो कैसी कविता पढ़ रहे हैं। बहुत अफसोसजनक स्थिति। रबिश, उसको रबिश कहना चाहिए। रबिश कहे या उसको आप कहिए कि है ना, वो कविता करते ही नहीं है, वो एजेंट हैं, सत्ता के एजेंट। फिल्मी गीतों पर जाना टुकड़े और उटपटांग लिखना, और नाराजगी भी उनको बहुत जबरदस्त होती है। अगर आप कह दीजिए कि आप कवि नहीं हैं, मंच के कवि हैं, तो बोलेंगे हम मंच के कवि हैं, आप कहाँ के कवि, हमको नहीं मालूम। अरे हम लोग नगपुरिया में जो गीत लिखते हैं वो आज हम लिख करके चले जाएंगे, वो 1000 बरस तक लोग यहाँ गाते रहेंगे। ठीक बात। लेकिन आप हिंदी में कविता लिखिए, आज लिखिए, आपकी अच्छी अच्छी कविताएं मैंने पढ़ी हैं, और जब मुझे कोई चीज अपील करती तो मैं उस पर लिखता हूँ। मैं फेसबुक पर भी जब टिप्पणी करता हूँ तो बहुत सोच विचार के करता हूँ। नवल भाई, हरीश भाई मुझे अक्सर कहते हैं कि आप जब भी टिप्पणी करते हैं तो बहुत सोच विचार कर करते हैं। प्रेम भाई भी ऐसा ही कहते हैं। तो टिप्पणी करने का तात्पर्य क्या है? अगर आपने कोई चीज पेश किया है मेरे सामने में और आप चाहते हैं तो सिर्फ हम लाइक नहीं लगाएं, मूल्यांकन होना चाहिए उसका। हमने क्या महसूस किया आपको पढ़ करके वो बताएंगे, तब तो महसूसने की भी शक्ति हमारे पास में भी आएगी ना। भाई ललित भाई ने ऐसा महसूस किया, संजीव भाई ने ऐसा महसूस किया, प्रेम भाई ने ऐसा महसूस किया, हरीश भाई ने ऐसा किया, गिरीश भाई ने ऐसा किया, है ना, अरविंद तिवारी जी ने ऐसा किया, रमेश तिवारी जी ने ऐसा महसूस किया, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उस विषय पर, यह तो मेरे भी ध्यान में आना चाहिए। ठीक बात। तो ये जो संकल्प शक्ति थी व्यंग्यकारों की, साहित्यकारों की, प्रेमचंद का इतिहास आप देखेंगे, जैसे जैसे साहित्य को क्लिष्ट किया गया, आगे आते आते इतना क्लिष्टता आ गई कि बहुत सारे प्रोफेसर्स को मैंने देखा कि आगे का चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही ढंग से नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, साहब बोल देते हैं कुछ समझ में नहीं आता, क्या पढ़ाएंगे। ये जो स्थिति है आज भाषा की स्थिति आप देख लीजिए। एमए का स्टूडेंट लिखता है हिंदी में
तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि वो हिंदी कैसी होती है। ये बात है। अरे एमए क्या पीएचडी करने वालों की भाषा देखिए। पीएचडी तो खैर छोड़ दीजिए, आज व्यापार हो गया है, पीएचडी डीलिट वगैरह व्यापार है। हर जगह मार्केट घुस गई है। हाँ, बाजार बंद है। तो इस मार्केट के युग में, या जिसे डिजिटल युग कह रहे हैं, इसमें आपको क्या भविष्य दिखाई पड़ता है साहित्य का? ये भविष्य जो है भारत में, कम से कम भारत पहले गिरता है फिर संभलता है ना। और जो बहुत ज्यादा गिर जाता है, नीड्स फियर नो फॉल। जो बहुत गिरा हुआ है, दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो गिर गया है बहुत ज्यादा, वो पतित हो गया है, चाहे उस शीर्ष पर क्यों नहीं बैठा हो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है कौन उसको क्या बोल रहा है। हाँ, तो ताकत है ना कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, अधिकार, जैसे पद पर बैठ गया कोई आदमी, मेरा अधिकार है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुर्सी होनी चाहिए। कुर्सी का जो अधिकार है, कुर्सी जो अधिकार देता है उस पर बैठने वाले को, उस अधिकार के दुरुपयोग को अधिकारी अपना अधिकार समझते हैं। ठीक है। अधिकार के दुरुपयोग को ही अपना अधिकार समझते हैं, और यहीं पर विसंगति पैदा हो जाती है। ये विसंगति पैदा होती है। जब आप अधिकार का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ नहीं लिखेंगे। बच्चा मर गया भूख भूख करते हुए, उसके बाद 18 चैनल पर आया कि बच्चा भूख से नहीं मरा, वह ज्यादा खा गया था तो उसको दस्त हो गया और दस्त के कारण मर गया। है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद डीसी साहब पहुंच गए उस घर में। बूढ़ी औरत की एक इकलौती पोती थी बेचारी, इसी तरह कमा के ला खिलाती थी। उसके जमीन को लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसका जो पेंशन था, वृद्धावस्था पेंशन था, वह भी ब्लॉक ऑफिस रोके हुए था बहुत दिन से। 40 एप्लीकेशन दे रखा था उसने। उसकी पोती मर गई भूख से, तड़प तड़प के मर गई। उसके बाद डॉक्टरी सर्टिफिकेट मिल गया, चूंकि डॉक्टर सरकारी है, भूख से कैसे मर सकता है बच्चा, और डॉक्टर मरने क्यों देगा उसको भूख से। ब्लॉक में जो डॉक्टर कभी जाता नहीं था, वो 7 बार जाने लगा, सुबह शाम पहुंचने लग गया, और सर्टिफिकेट बना दिया उसने कि बच्चा भूख से नहीं मरा, बहुत ज्यादा खाने से मर गया। जब डीसी उसके यहाँ लेकर के पहुंचा राहत की सामग्री, उसमें खाद्यान्न था जी, तो बूढ़ी ने उसको देखा, देख करके वो हंसी, सॉरी दुख की हंसी, मतलब कि आप डार्क ह्यूमर कह सकते हैं, डार्क लाफ्टर कह सकते हैं। वो काली हंसी या कलहास जिसको कहते हैं शुद्ध संस्कृत में, कलहास। उसने हंसा। हंसने के बाद उसने कहा कि अच्छा होता कि मेरे 40 एप्लीकेशन पर आप ध्यान देते तो मेरी जान बच जाती, बच्चे की तो चली ही गई जिसके लिए मैं जी रही थी, है ना। कि मेरी जमीन पर से कब्जा हटवा देते आप, या मुझको वृद्धावस्था पेंशन दिलवा देते। दोनों में से कोई काम आप नहीं कर सके, तो यह अनाज भी आप उठाकर ले जाए। तब तक में 4 सिपाही आया, उसको 4 गाली दिया, बोला कि इसको रखना होगा, है ना। उसके बाद राहत का जो पैसा जो था कैश में आया था, कैश भी उसको दिया गया, दस्तखत भी कराया गया। तो कैश जितना दस्तखत कराया गया उसका आधा दिया गया। ये होती है सेवा। क्या बात। एक्चुअली मैं सर ये देख रहा हूं कि कंसेप्ट है पब्लिक सर्वेंट का, कि जो राजकीय अधिकारी हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी दिखती है सर, पब्लिक इज सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक गुलाम है उसका। हाँ वही, ठीक बात, गुलाम है ना। जो स्थिति अमेरिका में थी गुलामी करने वाली, वही स्थिति अब भी है। अब भी बच्चे को गांव से उठा करके ब्लॉक ऑफिस के अधिकारी लोग अपने यहाँ नौकरदारी रखते हैं, और गुस्सा चढ़ा तो उसको लोहा से दाग देते हैं, उसके हाथ पर आयरन चला देते हैं गर्म कर। ये प्रतिदिन की घटना है। मैंने बहुत पहले एक बार लिखा था ईंट भट्टे का, उसमें केवी सेक्शन IAS ऑफिसर थे, ट्राइबल का काम देखते थे, ट्राइबल वेलफेयर देखते थे। उन्होंने उड़ीसा से मुक्त करा करके लाया बहुत सारे लोगों को। उड़ीसा बोलते हैं, असम से, असम का एक ईंट भट्टा था, वहां से लाया।
या त्रिपुरा से लाए, सॉरी त्रिपुरा से लाए। मैंने उन सभी लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने एक कहानी लिखी जो हिंदुस्तान रविवारी दिल्ली में हाफ पेज में छपी, बेबस कच्ची ईंट। उसका जो अंतिम सीन जो था जी, उसमें बाप, बेटी और बेटी की माँ ने, पति पत्नी और उसकी बेटी गई थी। बेटी 14-15 वर्ष की रही होगी, ईंट भट्टे में काम करने गई। वहां उसके बाप को जानबूझकर कुछ ऐसा खिलाया गया कि वो बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटलाइज हो गया। उसकी वाइफ को कहा कि तुम भी हॉस्पिटल चले जाओ। हॉस्पिटल का खर्चा जोड़ के उसको बता दी कि 800 रुपया तुम्हारे पर खर्च हुआ है और अब तुम काम करने की स्थिति में नहीं हो, ये 800 रुपया ला के दो तब बेटी को ले जाना। 100 रुपया जुटाने में उसको 8-10 महीने लगे। उसके बाद वो वहां गया, या 8 महीने या 7 महीने लगे होंगे। उसके बाद वो गया वहां जब गया तो उसकी बेटी जो है ईंट भट्टे के मालिक के घर से निकल रही है ना, तो उसका पांव भारी नजर आया और पिता का पूरा शरीर ही भारी नजर आ रहा था। वो जमीन में धंसा जा रहा। यहीं पर कहानी आज खत्म। तो ये तो विडंबना है, यह जो क्रूरता है, ये करुणा जब पैदा करता है ना अंदर में, तब व्यंग्य निकलता है। तब कोई भी साहित्य में कहानी हो, कविता हो, बिना करुणा के ये संभव नहीं है जी। करुणा ही साहित्य की जन्मदात्री है, माता है। ठीक बात। यही विडंबना से मेरे को लगा कि आपसे ये पूछूं कि पत्रकारिता के दरमियान आपको कहीं ऐसी विडंबना दिखाई पड़ी, कहीं ऐसा लगा कि आप जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पा रहे? मेरा जो युग था, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, उस समय घोटाले का युग था। कुछ घोटाले बनाए गए थे, कुछ घोटाले सचमुच के थे, कुछ घोटाले जो सचमुच के थे उसमें बहुत सारे लोगों को जबरन भी जोड़ दिया गया। मुझे कहते हुए जरा सा भी हिचक नहीं है कि लालू प्रसाद यादव से अधिक वे लोग कमाए चारा घोटाला में जो लोग आज सत्ता में हैं। लालू यादव की जो पैसा लेने की जो औकात थी वह छोटी थी। बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, पैदा होता है, थोड़ी देर जैसे से बड़ा होते जाता है, पहले 4 आना मांगेगा। हम लोग के जमाने में 1 आना बहुत बड़ी चीज था, टिफिन लेके 1 आना जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे डिमांड बढ़ता गया। अब का बच्चा बोलता है 500 का नोट। तो 500 के नोट से मैं बता रहा हूँ कि लालू यादव जी 74 आंदोलन में जो टिकट का पैसा है या कहीं जाना है, मीटिंग में जाना है, तो 500 रुपया के लिए जमीन पर बैठ जाते थे। एक वो युग था। लेकिन जो लोग धनी परिवार से आए और उनके साथ थे, जिनको उन्होंने नेता बनाया अपने प्रयास से, वे सब लोग उनको छोड़ के चले गए। पार्टी इन्होंने खड़ी की। सबसे कम पैसा इन्होंने खाया। अभी भी सीबीआई का जो चार्जेस उनके ऊपर में है, वो उसमें पैसा खाने का चार्ज नहीं है। उनके ऊपर चार्ज है कि उनकी सहभागिता से ही हुआ है। कॉन्स्पिरेटर। और कॉन्स्पिरेसी अगर किया है तो कॉन्स्पिरेसी करने वाले पर पैसा भी आप दिखाते कि पैसा नाजायज पैसा उसके पास में है, वो साबित नहीं कर सके। ठीक है, साबित करने के लिए उसने ये दिखाया कि मेरी पत्नी के इतने गोधन हैं, इतने भैंस हैं, इतने ये हैं, उसके गोबर से इतना पैसा आता है, दूध से इतना आता है, और तरह तरह के चीज उन्होंने दिखलाए। हो सकता है उसमें बहुत सारा जाली होगा, और ये काम तो बड़े बड़े धन्ना सेट करते हैं, सब कर रहे हैं। तो एक गरीब आदमी, जमीन का आदमी अगर उठ करके आया है, चपरासी का भाई या बेटा उठ करके आया है और वो राजनीति कर रहा है, और आपके पास में 500 करोड़ रुपया है, उसके पास में 5 रुपया जेब में नहीं है, तो वो तो चाहता ना कुछ पैसा हमको भी मिले तो हम भी राजनीति करें, हम भी पैदल से साइकिल पर जाएं, साइकिल से मोटर पर जाएं। हमारे रांची में जो विधायक हैं वो पहले पैदल चलते थे, उसके बाद उन्होंने एक पुरानी साइकिल खरीदी, उसके बाद धीरे धीरे उनके पास में कार का फ्लीट बन गया। तो ये तो साधारण बात है। अगर फ्लीट बना है तो आप सबका जांच कीजिए, जिसका भी फ्लीट बन गया सबकी जांच कीजिए। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को क्यों फंसाते हैं? मैं आपको बता दूं, उस समय डीएन सहाय
विजिलेंस के थे जिस समय चारा घोटाला कांड उठा था। जी पहला FIR लालू प्रसाद यादव ने किया था जी। उसके बाद वो फाइल मोटी होती चली गई कि अभी जांच रोकने के लिए प्रतिपक्ष, अभी जो नीतीश जी हैं और पासवान जी अब तो रहे नहीं, है ना, इन लोगों ने दबाव डाला था कि ये जांच ना हो, है ना, जांच नहीं होने के जी और वही लोग आ गए कि नहीं जांच हो। जो सरयू राय शामिल थे जनता उनके लालू जी थे, वो निकल करके वो लालू पर कुरान लिखने लगे, किताब लिखने लग गए। आप किताब लिखने की परंपरा देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, राजनेता अधिकारी लोग रिटायरमेंट के बाद बहुत किताब लिखते हैं क्योंकि दिल्ली के भी में भी पत्रकारिता मैंने देखी है, तो बहुत किताब लिखते हैं। आपको याद होगा कि केस हुआ था कोयला का, अभी भी चल रहा है। ये जी महोदय थे, उन्होंने कितने शून्य बढ़ा दिए, शायद वो खुद उसको काउंट करके नहीं बता सकते थे कितना शून्य उन्होंने लिख दिया। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं कोयला खदान वहां है, हम लोग जानते हैं उसका वैल्यूएशन कोई CAG नहीं कर सकता है। वैल्यूएशन करने के बहुत सारे मेथड हैं जो कोयला का इंजीनियर ही कर सकता है। कोयला जितना टोटल कोयला होता है खदान में, उसका 30 से 40% निकलता है, बाद बाकी दीवारों में रहता है, अंदर रह जाता है। उन्होंने इन टोटल ब्लॉक को कर दिया और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है उसी का रेट भी लगा दिया। और जितना चीज लीज पर दिया गया था, जो लीज अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, वो टोटल जोड़ करके गबन में डाल दिया। गबन कब होता है? गबन तो तभी ना होगा जबकि निकलेगा, ऐसा निकल करके किसी अधिकारी के जेब में, प्राइम मिनिस्टर के जेब में चला जाए, तभी होगा। ठीक बात। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो जो गृह मंत्री जी थे उनके लोग सब फंसने लगे, उसमें चीफ मिनिस्टर भी थे बहुत सारे लोग। जब उन चूंकि फॉरवर्ड तो एप्लीकेशन यही करते थे खान का, कोयला के खान का फॉरवर्ड जो करते हैं, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी से सिर्फ बुलाया जाता था, पूछा जाता था आपने सब कुछ देख लिया, कागज पत्र ठीक है, तो उस पर केंद्रीय समिति, वहां से केंद्रीय सरकार की जो समिति बनी थी वो दे देता था ऑर्डर, कानून को दिया जाए, पट्टे पर, लीज पर, जैसे भी दिया जाए, है ना। और उसका कानून 1947 से चला आ रहा था, उसी कानून पर दिया जा रहा था, तो वैधानिक था, है ना। नहीं, वो बेवैधानिक पर उसे फेक स्कैंडल कहना चाहिए। हाँ, नहीं, सवाल उठे तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ गया। वो तब कहना पड़ा जब बीजेपी का शासन था कि जब गबन हुआ ही नहीं, एक पैसा इधर से उधर हुआ ही नहीं, तो केस कैसा? तो शर्त था, आपको मैं बता दूं, शर्त यही था कि जब भी आप कोयला निकालेंगे तो उसके टोटल जो अमाउंट होगा, उसका सेल का वैल्यू जो होगा, कोल वैल्यू का 25% आप स्टेट को दे देंगे, स्टेट उसमें से काट के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। कितनी अच्छी व्यवस्था थी। बिल्कुल ठीक। ये पहले चलिए। आजकल क्या है, अभी झारखंड सरकार को सेस नहीं मिल रहा, कोयला तो यहीं से जा रहा है, ऑक्सीजन यहीं से जा रहा है, हमारे स्टेट को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोयला नहीं मिला, बिजली की संकट हो गई। लेकिन उन सारे स्टेट्स को मिल गया, गुजरात को मिल गया यहाँ का कोयला, यूपी को मिल गया यहाँ का कोयला, हरियाणा को मिल गया, पंजाब को नहीं मिला, दिल्ली को नहीं मिला। आप सोच लीजिए कि क्या अंतर है। यह जो नीति निर्धारक तत्व है, जब आम आदमी के लिए नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वहां बिजली नहीं होगी तो लोग, जो गैर केंद्र शासित पार्टी के जो लोग चला रहे हैं सरकार किसी राज्य में, सरकार से वो खपा हो जाएगी वहां की जनता। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो ना समझे कि कोयला हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। उसको मालूम है कि केंद्र सरकार के हाथ में है आवंटन करने। ऑक्सीजन के बिना यहाँ कितनी परेशानी हुई है कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 1200, 1500, 1800 से लेकर 50,000 तक में बिका। ये सारी जो विडंबनाएं हैं, अभी आप देख रहे हैं वैक्सीन को नहीं मिले, मान्यता नहीं मिली WHO से। कोवैक्सीन का एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, रेट क्या होगा? एक रेट प्रधानमंत्री को मिलने वाला, नहीं केंद्र सरकार को मिलने वाला, दूसरा रेट होगा प्राइवेट सरकार अस्पतालों के लिए, तीसरा रेट होगा राज्य सरकारों। ये 3 तरह का रेट क्यों बना? एक्चुअल कीमत जिसकी 230 रुपए है,
उसका कीमत क्यों रखा गया? एक इंजेक्शन मतलब दोनों मिला दीजिए तो 3400 रुपया हो जाए, और मुफ्त कहा गया। और उसका मुफ्त कहां से वसूली हुआ? केंद्र के मंत्री ही बोल रहे हैं कि वसूली पेट्रोल और डीजल में दाम कम कर रहे हैं। आप मुफ्त में गैस सिलेंडर देते हैं, और जितना गैस सिलेंडर आप मुफ्त में देते हैं उसका चौगुना आप दाम बढ़ा करके ले लेते हैं केंद्र सरकार। और क्या, सरकार तेल तो उन्हीं तिलों से निकलना है सर, तेल तो उन्हीं तिलों से निकलना है। उनका जो मनी मिंटिंग जो है वो गैस पेट्रोलियम हो गया है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। हर दिन उसके बाद है, जब भी कोई मसला उठने लगेगा, बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मसला, बच्चों की पढ़ाई का मसला, एजुकेशन लोन का मसला, सबसे रद्दी स्थिति में एजुकेशन लोन है। बड़े बड़े धनाढ़ से तुमको अरबों रुपया मिल जाएगा लोन में, उनको बकाया राशि माफ हो जाएगी अरबों में, खरबों में। लेकिन एक एजुकेशन लोन, नौकरी नहीं मिली जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, नौकरी नहीं मिल रही है तो उसने पास किया है, एबिलिटी टेस्ट पास किया है, तब तो परीक्षा में एमबीए हुआ, एमसीए किया, उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कर लिया, नौकरी नहीं दे रहे हैं। इंजीनियरिंग कर लिया, नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट लाइज, या बेरोजगारी है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बराबर का जिम्मेदार, इन दोनों पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है कानून में। चलिए, विसंगतियों का तो भंडार है, और व्यंग लिखने वालों के लिए ये विसंगतियां जो है ना सीड का काम करती हैं, विषय वस्तु मिलती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यंग विधा पर काफी लोगों का कंसंट्रेशन हो रहा है। साहित्यिक चर्चा से हटके एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि लेखन कार्य के अलावा आपकी अभिरुचि किन किन चीजों में है? पहली अभिरुचि है समाज सेवा, जो मैं अपने परिश्रम से करता हूँ। मैं जो भी लिख करके, पढ़ करके, पढ़ा करके, मैं संजीवियर कॉलेज में गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाता हूँ। अभी भी 300-400 कॉपी आई हुई, जांचना है वहाँ रखा हुआ है। उससे जो भी कुछ भी आता है, मैं जितना भी कमा पाता हूँ उसका मैं 15% समाज सेवा के लिए निकाल देता हूँ, बहुत नियमित। बहुत सुंदर, गिविंग बैक टू सोसाइटी। हाँ, बैक टू सोसाइटी, क्योंकि वहीं पर अभी हाल की बात मैं आपको बता दूं कि मेरे एक नाटक पर, मेरे एक नाट्य कला का जो मंच है उस पर हमला हुआ, तो उसमें जो हमला हुआ वही हम पुरस्कार मानते हैं। हाँ, कि लोगों को इम्पैक्ट तो किया। आप बोलते हैं ना कि इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन आप कहाँ जा करके लिख रहे हैं? कहाँ आप पत्रिका खरीदने की स्थिति में है कोई गांव का आदमी? कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं। वो हाँ, हम जो पहुंचा देते हैं, बेचारे वो पत्रिका क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? जो आदमी रोटी नहीं खरीद पा रहा है अपने लिए ठीक से, वो पत्रिका क्या खरीदेगा? ठीक बात है। इसलिए वाचन शैली में जाना होगा, कथा वाचन में, किस्सा वही शैली में जाना होगा, गांव देहात। शायद पुराने जमाने में जो ये कथा शैली चलती थी या कथा पाठ चलते थे, तो वो इसीलिए पैदा किए गए होंगे मेथड इस तरीके के कि कथा वाचन से कम पूरे गांव के लोग जुड़ करके उसको सुन सकते हैं। तुलसीदास ने किया, रामलीला का जो परंपरा है तुलसीदास ने शुरू की। उन्होंने रामचरितमानस को और राम के चरित्र को प्रसिद्धि दिलाने के लिए रामलीला शुरू की उन्होंने। अब रामलीला शुरू की, सोच लीजिए कि भारत में कम हो रही है, खत्म हो रही है लगभग ये विधा, है ना? लेकिन अभी जैसे देशों में सर चल रही है, डेली होती है, मलेशिया में अभी भी जारी है, सूरीनाम में, मॉरिशस में, है ना, रामलीला होती है। यहाँ से एक बार विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था सूरीनाम में, यहाँ से एक व्यक्ति गए थे, उन्होंने कहा कि गंगा के विरुद्ध में बोला, गंगा को हम मां नहीं बोल सकते, ये सब बोला उन्होंने, बहुत सारे अपने फिलोसफी ढाले। वहां एक बूढ़ी औरत ने कहा कि देखो, हम लोग तो एक लोटा पानी लेकर के जिस नदी में डाल दिए, वो गंगा जल लेके आए थे मेरे परदादा। हाँ। जिस नदी में उसको भी अभी हम गंगा ही बोलते हैं, और उसको वही इतना पवित्र मानते हैं, उतना ही पवित्र। वो मेरे लिए देवता है। तुमने कहा कि सरस्वती के नाम मैंने कुत्ता पाल रखा है, ये भी बोला था उसको साहित्यकार, जाति से गए थे वो महोदय। उसको उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, तुम सरस्वती नाम से डाल दो, कुत्ते का जो रखा होगा वो कुत्ता तुमसे ज्यादा ईमानदार होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, है ना, क्योंकि वो उसका नाम ही सरस्वती है। तो ज्ञान की जो परिभाषा है वह यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है,
वो समाज से मिलता है, समाज। जिसको कि समाज को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, पोथी ज्ञान से ज्यादा ज्ञान समाज का ज्ञान। और उनके एक उपन्यास में 2 पात्र हैं, एक पोथी ज्ञान वाले और एक गांव वाले। गांव वाले ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम करने का अधिकार हर लड़की को है, जबकि प्रेम के विरुद्ध में सारे विद्वान थे। तो अब मैं अंत में के समापन की ओर बढ़ते हुए आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आजकल के जो उदीयमान लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, व्यंग्यकार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बस समाज को नहीं छोड़ें, समाज से जुड़े रहें, है ना। आज मैं इस उम्र में भी जब गांव देहात जा सकता हूँ, शहर में निकल सकता हूँ, अपने दोस्त यार को खोज के पहुंच सकता हूँ उसके घर, है ना, तो वो तो यंग हैं, उनको जाना चाहिए। और मैं दिखता है वो चीज उनके व्यंग्य में, उनके लेखन में, है ना, कि वो कितना उनका जुड़ाव है समाज से। जी। अखबार और टीवी देख करके नहीं लिख रहे हैं। और उनका जो भविष्य है बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा। यह जो विभेद जो है भी समाज में जो बना है वो कम होगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि हम विभेद करके नहीं रह सकते। हमारे यहाँ हजारीबाग में 2 पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है और हिंदू पॉपुलेशन। दोनों मिल करके मिलने का काम करते हैं। एक कोयला निकालता है, दूसरा उसको बेचता है। वहां कभी राइट नहीं हुआ। हजारीबाग उत्साह को छोड़ दीजिए, उसके बाद का एरिया में वहां कभी राइट नहीं हुआ। लेकिन जहां विभेद की राजनीति है वहां हो रहा है। जाति को लेकर के हो रहा है। यहाँ क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन लेकर के भी पैदा किया जा रहा है जाति। हमारे यहाँ तो समाज को बांट करके राजनीति की जा रही है। शुरू से राजनीति का काम ही रहा है बांटना। ये 6वीं शताब्दी से भारत में ये रोग लगा। इसी रोग को अंग्रेजों ने बढ़ाया, मुगलों ने भी बढ़ाया। अंग्रेजों ने उसको पूरा मुकम्मल स्थायी रूप से दे दिया नीति, डिवाइड एंड रूल। हाँ, वो तो देश को ही डिवाइड कर गया। देश को भी डिवाइड कर गया। देश का एक बार डिवीजन नहीं हुआ है। देश तो हमारा भारत देश जो था तो ईरान से लेकर के भारत तक, है ना, वो जिसको हम महाभारत कर सकते हैं। आपके शकुनी मामा कहाँ के थे? शकुनी जो थे वो आपको अफगानिस्तान के थे, ईरान के राजा आए थे। तो हिंदू प्रदेश था ना, सनातन आर्यन, ईरान का आर्यन था पहले। हाँ, इसलिए जो सॉरी नहीं, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि डिवीजन जो है ना वो राजनीतिक कारणों से ही हुआ है दुनिया में। आज अमेरिका का हालत देख लीजिए। ट्रम्प साहब जब तक थे तो ही फॉलोड आरएसएस पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, या ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल अपने ही देश में। उनका कोई अलग देश नहीं था। ठीक बात है। वो कहीं से आके एलियन नहीं थे जो रूल कर रहे थे। लेकिन डिवाइड एंड रूल इसलिए किया कि काम उनको नहीं करना था। उनको केवल फफर दलाली हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, वो करना था, है ना। जितना मन आए बोल दो, जितना झूठ आए बोल दो। तो उनका झूठ का जो ब्यौरा था प्रतिदिन अखबारों में छपता था कि आज हमारे राष्ट्रपति ने कितना झूठ बोला। वाला जो उनका भाषण था उसमें सारे के सारे ने लिख दिया कि हम झूठ का प्रसारण नहीं करेंगे। बीच में उनका कनेक्शन काट दिया लोगों ने, चैनल्स वालों ने। तो ये हिम्मत हमारे देश में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन जीवी पत्रकारिता के संस्थाएं हैं जिनसे समाचार गढ़े जाते हैं। जहां समाचार बनते नहीं है वहां पर दुष्प्रचार गढ़े जाते हैं, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो या विपक्ष, लेकिन गढ़े जाते हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच में आपसे आखिरी प्रश्न के तौर पर जानना चाहूंगा, या कहूंगा कि आप अपनी विचार बताएं कि पाठकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय आपकी नजर में किए जा सकते हैं? वोट बढ़ाने के लिए नेता लोग क्या करते हैं? द्वार द्वार जाते हैं, है ना। तो लेखक को भी द्वार द्वार जाना होगा। लेकिन लेखक तो कहता है 5 प्रतियां लेखकी प्रतियां हमें दे दीजिए, बाकी तो हमें जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ कैसा को परंपरा यहाँ उड़ीसा में भी है ना,
अलग अलग तरीके से किस्सा सुनाए जाते हैं, अभी भी गांव में सुनाए जाते हैं। तो उसमें कोई 5 मुट्ठी चावल दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ दे दिया, ये उसकी पूंजी होती है। और रात में आया, खाना बनाया, सो गया, सुबह में नई कहानी शुरू। जो दिन भर घूम करके जो देखा, उसी से उसकी कहानी बन गई। बदलते समय को पढ़ता था किस्सा को, बदलते समय को जो पढ़ेगा, जो समय को किताब की तरह पढ़ेगा, अक्षर अक्षर पढ़ेगा, पंक्ति पंक्ति पढ़ेगा, पन्ना पन्ना पढ़ जाएगा, वही व्यक्ति समाज को लिख सकता है, वही साहित्य समाज के लिए लिख सकता है। वाह, और क्या बात, बहुत सुंदर। और युवा वर्ग से, जो युवा लेखक हमारे हैं, उन सब से मुझे बहुत उम्मीद है, वो मुझसे बेहतर लिखें, यही मेरी आकांक्षा है। धन्यवाद, आपने काफी समय हमें दिया और आपके विचार और आपकी अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में, पत्रकारिता क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक विषयों पर बहुत जबरदस्त आपका जो चर्चा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को और आगे जब ये प्रकाशित रूप में होगी तो लोगों को अवश्य इससे काफी सहायता मिलेगी इस जानने के लिए आपके साहित्यिक गतिविधियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई, कि आपने मुझे याद किया, और ये जो मेरे दिल में था, जो बातें थी, अच्छी बातें, बुरी बातें जो भी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। और मैं तो बराबर कहता हूँ कि आज के साहित्यकार को चाहिए और अनचाही चीजें दोनों लिखनी पड़ रही। ठीक है, धन्यवाद।